जो है कौन सा? ओमेगा केमिकल्स। हो गया था। याद करो याद करो याद करो। इसमें कल हमने फैक्ट्री बिल्डिंग वाला सारा पॉइंट डिस्कस कर लिया था यार। फैक्ट्री बिल्डिंग हो गई थी ना? या भी रहता उसमें कुछ? आज मैं बात करनी बच्चों ऑफिस बिल्डिंग की। ऑफिस बिल्डिंग हमने कितने रुपए की परचेज की थी? 164.5 मिलियन की। ऐसी है। लाइफ कितनी थी? 25 साल। तो हर साल डेप्रिसिएशन कितनी आनी चाहिए? 6.5 मिलियन। कैसी है? इतनी डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुकी है। तो कितनी लाइफ गुजर चुकी है? कितनी लाइफ गुजर चुकी है? 4.04। हो रही है चले। यहाँ तक की बात सुन लगी थी। अच्छा। ये यकम जनवरी 2014 का स्टेटस है। उस दिन बच्चों फेयर वैल्यू थी 149.94। कैरिंग वैल्यू कितनी होगी? कैरिंग वैल्यू है। इसको कंपेयर करें फेयर वैल्यू से, बताएं फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? कितना? 11.79। ऐसी है। तो बच्चों यकम जनवरी 14 को एंट्रियां समझ आ रही कितनी की कौन कौन सी होनी है? यकम जनवरी 14 वाले दिन, जिस दिन ये टेबल बना हुआ है उसी दिन दो एंट्रियां होनी है। बताएं कौन कौन सी? पिछली डेप्रिसिएशन सारी खत्म करनी है, और ये जो सरप्लस है ये रिकॉर्ड करना है। दो एंट्रियां जल्दी जल्दी करें शाबाश। साथ साथ करते जाओगे प्रैक्टिस हो जाएगी। बाद चो बैठ रहे थे बैठ रहे थे। तो भाई क्यों करते हैं पूछा ही। तो वो पूछते रहते कटो कट। आज आप इसका कैसे गया? वही डाला है इसका समझ नहीं हो गया। एक ही बैग लेके डाला है।
क्या बात है। होली 20। अच्छा जी। हम किस तारीख पे खड़े हैं? यकम जनवरी पे खड़े हैं, सही है। अब अगला पॉइंट, एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ द प्रोफेशनल वैल्यूअर देयर वाज नो चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग। अब अगला पॉइंट, ऑन यकम जुलाई 2014 कितना टाइम गुजर गया? 6 महीने गुजर गए। वन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 30 मिलियन। हाँ जी, डिस्पोजल। इससे पहले हमने जितने भी डिस्पोजल पढ़े हैं वो कॉस्ट मॉडल के पढ़े थे। किसके पढ़े थे? कॉस्ट मॉडल। डिस्पोजल अकाउंट बनाया, गेन लॉस निकाला, एंट्रियां पास की, याद आ रहा सारा कुछ। अब ये पहली दफा ऐसा डिस्पोजल पढ़ने जा रहे हैं जो रीवैल्यूएशन मॉडल में हुआ है। एक बिल्डिंग हमने बेच दी, कौन सी बिल्डिंग बेची? कितने की बेची? ठीक है। अच्छा, वो कहता है यकम जनवरी 14 को WDV बिफोर वैल्यूएशन एंड रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ द सोल्ड बिल्डिंग अमाउंटिंग टू 27.72 मिलियन। बच्चों, क्या ये 27.72 इसके अंदर शामिल है? तो जो बिल्डिंग बेची है ना यकम जनवरी वाले दिन, उसकी WDV 27.72 थी, तो वो 138.18 के अंदर होगी फिर। और वो कहते हैं फिर रीवैल्यूड अमाउंट जो है ना वो कितनी है? 31.92। इसका मतलब 31.92 इस 149 के अंदर है। मुझे बता सकते हैं जो बिल्डिंग हमने बेची इसका सरप्लस कितना है? 4.2। ये कैसे निकला भाई? इसका और इसका डिफरेंस ले लो। ये 4.2 किसके अंदर पड़ा हुआ है? 11.79 के अंदर पड़ा हुआ है। यहां तक की बात समझ आ गई। अब बच्चों याद रखना, पहला पॉइंट, हमें यह पता है कि जिस दिन हम कोई रीवैल्यूएशन मॉडल की बिल्डिंग बेच देते हैं उसका जितना सरप्लस होता है वो कहाँ लेके जाते हैं? तो इसका सरप्लस जितना भी बड़ा रिटेनिंग में ले जाएंगे या वो 11 का 11 रिटेनिंग में ले जाएंगे? इसका जितना पड़ा वो सारा रिटेनिंग में चला जाएगा। तो इसका कितना पड़ा हुआ है? 4.2। इसकी एंट्री पास करना। क्या एंट्री पास होगी? रीवैल्यूएशन सरप्लस, हैबिट और रिटेन अर्निंग। यहाँ तक की बात सुन लगी। यार वो भी कर लांगे, वो तो होना ही नहीं साढ़े को। जो हो रहा है वो कर रहे हैं, वो तो कर ही नहीं सकते सी आप ही। तो यहाँ तक की बात सुन लगी बच्चों। अब अगला पॉइंट, ये जो हमें वो फेयर वैल्यू बता रहा है, पहले पॉइंट मुझे बताओ, यकम जनवरी वाले दिन हमारी बिल्डिंग फेयर वैल्यू पे चली गई कि नहीं चली गई? तो बोलो तो सही, चली गई, क्योंकि एंट्री पास कर दी ना आपने। ऑफिस बिल्डिंग डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस, तो वो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन डेबिट और ऑफिस बिल्डिंग क्रेडिट की, उससे क्या हुआ था भला? वो इस एंट्री का मकसद क्या था? NRV। तेरा सत्या ही नाश, केड़ी शा कितने फिट कर दी पड़ गए हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, इस एंट्री का मकसद कॉस्ट WDV पे शिफ्ट हो जाती है, ऐसी। फिर बिल्डिंग डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, बिल्डिंग कहाँ पे चली जाती है? क्या आपने दोनों एंट्रियां कर दी हैं? इसका मतलब बिल्डिंग आपकी किस पे पड़ी हुई है? फेयर वैल्यू पे। तो जब आप डिस्पोजल निकालेंगे, डिस्पोजल बनाएंगे ना, बिल्डिंग कौन में से बिल्डिंग निकालेंगे, तो वो फेयर वैल्यू पे निकलेगी, कॉस्ट पे निकलेगी या WDV पे निकलेगी? कहने लगी मौत, कहने लगी मौत।
किस पे निकलेगी? फेयर वैल्यू पे निकलेगी। क्यों बोला? क्योंकि फेयर वैल्यू पड़ी हुई तो फेयर वैल्यू निकालेंगे ना, कॉस्ट थोड़ी निकाल सकते हैं। तो कितनी अमाउंट निकालेंगे बिल्डिंग में से? 31.92 निकालेंगे। समझ आ गई बात? क्या एंट्री पास करेंगे? डिस्पोजल डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस, ऑफिस बिल्डिंग क्रेडिट। कर लो एंट्री, शाबाश। तो बस ये वाली एंट्री समझ नहीं आती। भाई बिल्डिंग निकाल रहे हैं ना, डिस्पोजल में जा रही है। तो बच्चों आप चाहे तो ये एंट्री कर लें, आप चाहे तो डिस्पोजल की जो कटी एंट्री है ना, जिसमें 3-4 लाइनें आती हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम ये वाली समझ लेते हैं। क्या एंट्री पास करेंगे जी? डिस्पोजल डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट, कितने से? 31.92 से। क्यों 31.92 से? क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू में बिल्डिंग पड़ी हुई है, फेयर वैल्यू पे ही निकालेंगे। अब कॉस्ट वाला चक्कर खत्म हो गया, निकाल दिया। क्या ये बिल्डिंग 6 महीने इस्तेमाल हुई है? हाँ जी। तो इसकी 6 महीनों की डेप्रिसिएशन भी आनी है। अब 6 महीनों की डेप्रिसिएशन कैसे निकालें? किसको किस पे डिवाइड करेंगे? 31.92 को डिवाइड करेंगे किस पे? 21 पे। क्यों बोला? क्योंकि टोटल लाइफ कितनी थी, कितनी गुजर चुकी, तो पीछे कितनी बची हुई है। तो इससे जो आंसर आएगा, क्या वो ठीक आंसर आएगा? इसको 6/12 भी करना पड़ेगा। 0.76 ऐसे ही है। इसकी क्या एंट्री होगी? पहले तो चार्ज करो ना एंट्री, पहले तो चार्ज होनी है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, फिर डिस्पोजल की एंट्री आएगी। कौन सी? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल। प्लान कितों आ गया? डिस्पोजल क्रेडिट। ये कर लिया जी। हाँ भाई, तो यहाँ तक की बात सुन लगी। अब डिस्पोजल बच्चों, फेयर वैल्यू भी चली गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी चली गई। क्या 30 मिलियन की भी एंट्री होनी है? क्या एंट्री होनी है? कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। कर लो शाबाश। कर ली। अच्छा, अब बच्चों गेन लॉस निकाल सकते हैं आप। इस बिल्डिंग को बेच के फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? निकाले जरा। ठीक कह रहे हैं? वेला 1.5 घंटा बर्बाद। 1.5 घंटा पहले बैठ के की करांगे? कुछ कर लेना, वही तो मैं कह रहा हूँ। और टीए को मोबाइल ले रहा है कि यार मोबाइल दे दे, मैं तो लेक्चर ले लेना। रूम में की कर रहा है? किसी होरवा से अलार्म लाया ऐसे? हैं? लेक्चर कोई होर लेगा तेरे थां ते बैठ के? सीए भी वो करेगा, कल पैसे भी वो कमाएगा। तेरा की लेना देना पैसे ना।
वही तो मैं कह रहा हूँ। 1.16 हाँ जी, कितना लॉस है? अच्छा बच्चों, डिस्पोजल अकाउंट बनाने से पहले जमाना कदीम की बात है, हम एक एंट्री किया करते थे। डिस्पोजल अकाउंट की कहानी तो बाद में शुरू हुई थी, याद है? डिस्पोजल अकाउंट बाद में पढ़ा था, पहले एक एंट्री पढ़ा करते थे जिससे हम हमारा गेन लॉस निकला था। याद करो, एक तो फार्मूला था ना गेन लॉस निकालने का, सेल प्रोसीड माइनस WDV। याद आ रहा कुछ कुछ? सेल प्रोसीड कितनी है बच्चों? 30। WDV कैसे निकालेंगे? 31.92 में से 6 महीनों की डिप्रेशन कितनी चार्ज की है, यहां से WDV निकल आएगी। आंसर निकालो क्या था? 1.16 का लॉस है। गेन कितने क्या थी? वो नहीं आनी आवाज, ठीक हो गया? अच्छा एक और तरीका भी था ये लॉस निकालने का, एंट्रीज। एंट्रीज, हाँ जी, वो एंट्री क्या थी जरा बताएं, क्या डेबिट करेंगे क्या क्रेडिट करेंगे? पहले लॉस आ गया सर, कटा है। कैश डेबिट, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से? चेक कर लो। 3 एंट्री पास करने की बजाय आप एक एंट्री भी पास कर सकते हैं। क्या वाकई बच्चों इस बिल्डिंग को बेच के लॉस हुआ है? हकीकत में लॉस नहीं हुआ, इसका 4.2 का सरप्लस था, 1.16 का लॉस है, तो नेट इसका गेन ही आया। मतलब अगर ये कॉस्ट मॉडल पे होता तो ये इसमें गेन आता। समझ आ गई बात? 6 महीने वाली स्टोरी क्लियर होगी बच्चों? अब बच्चों 31 दिसंबर की रात को पहुंचे, मजीद 6 महीने गुजर गए। द फैक्ट्री बिल्डिंग्स वर रीवैल्यूड एट 64 मिलियन है। फैक्ट्री वाली बात तो हो नहीं गई। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देयर वॉज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग में कोई रिवैल्यूशन नहीं हुई, क्योंकि वो उसकी जो WDV थी और फेयर वैल्यू थी उसमें कोई फर्क नहीं था, लिहाजा उन्होंने कहा रिवैल्यूशन चक्कर ही कोई नहीं। फैक्ट्री बिल्डिंग में सिग्निफिकेंट यही था, वो रिवैल्यू कर दी दोबारा, लेकिन ऑफिस बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं। 6 महीने गुजर गए। अब 6 महीने के एंड पे जाकर जरा सोचें क्या करना है हमें। डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। कितनी? 6 महीने की, पूरे साल की। हाँ जी, हालात कुछ ऐसे हुए पे। सर अगर हम 48 पे फेल हो जाएं तो अगले 6 महीनों में 2 नंबर की तैयारी करें, क्योंकि 2 नंबर तो लेने हैं। 48 आ गए ने, कौन कितने लेने ने? 2। ऐसे ही करेंगे ना? नहीं, अगर 6 महीने की डिप्रेशन चार्ज होगी है तो फिर दिसंबर वाले दिन बैठ के 6 महीने की चार्ज करेंगे, क्योंकि 6 महीने की तो कर दी। नहीं, वो पूरे साल की चार्ज होनी है। क्यों बोला? सारी बिल्डिंगें नहीं बेची, एक हिस्सा बेचा भी, बाकी पर तो पड़ी है, वो तो पूरे 12 महीने चली। पॉइंट समझ लग गया? अब वो कौन सा डेप्रिसिएशन का फार्मूला यूज करेंगे? हाँ हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो, क्या था बोला? वो एक पढ़ाया था मैंने आपको, मशहूर जमाना फार्मूला, ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स, वो लगाएंगे। और बोलो तो सही। हाँ चलो, ओपनिंग फेयर वैल्यू वो लगाएंगे। खोते हो, खोते हो, खोते हो। वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में पड़ा है कि
हाँ जी, इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। एक मैथड इन्ना को पढ़ लो कि हर थां ਤੇ ਉਹੀ नजर आना शुरू हो जाए। मतलब स्ट्रेट लाइन 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸ਼ਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ स्ट्रेट लाइन भूल गया। हाँ जी। तो बच्चों क्या करेंगे, अब सोच समझ के जवाब देना। क्या मैं इस 149 को डिवाइड करूंगा रिमेनिंग लाइफ पे? नहीं, इसमें से एक बिल्डिंग निकल चुकी है। कितने की निकल चुकी है? 31.92 की निकल चुकी है। तो 149.94 में से 31.92 निकाल दूंगा, बाकी बिल्डिंग बच जाएंगी। 118.02 इसको डिवाइड करूंगा किस पे? 21 पे। तो बाकी बिल्डिंग पूरे साल के लिए डेप्रिशिएट हो जाएंगी 5.62। क्या एंट्री पास करेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कर लो, शाबाश कर लो तुम। हजम शुद्ध। क्या बस यही एंट्री करनी है और कोई एंट्री नहीं है? क्या कोई एंट्री मिस तो नहीं हो रही? सरप्लस ट्रांसफर होना है। हाँ जी। किसको किस पे डिवाइड करेंगे? 11.79 को 21 पे डिवाइड करेंगे? नहीं, इसमें से एक बिल्डिंग का सारा सरप्लस निकाल दिया था, वो माइनस कर दो। 4.2 माइनस कर दो, बाकी को क्या करो? 21 पे डिवाइड करो। तो क्या आंसर आएगा? अब बच्चों, ये सरप्लस को जो ट्रांसफर करने के तरीके हैं, मैंने तो आपको दो पढ़ाए थे, याद करो। पहला क्या है? नहीं नहीं, एक्स्ट्रा कितनी डेफिनेट चार्ज हो रही है, क्या वो वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं आप यहाँ पे? वो तरीका यहाँ पे फौत हो गया। क्यों बोला? ठीक है ना, मैंने कहा था दो तरीके हैं, इनमें से एक तरीका आपको जवाब दे जाएगा। हालांकि वो तरीका आसान था कि कॉस्ट मॉडल पे देखो कितनी डेप्रिसिएशन है, रीवैल्यूएशन मॉडल पे देखो कितनी डेप्रिसिएशन है, डिफरेंस ले लो। अब वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। समझ आ रही है? अब यही बचा है और ये आसान है और समझ भी आ रहा है। ठीक है जी। मैंने कहा था एक जमाना आएगा कि इन दो में से एक मेथड फौत हो जाएगा। कितनी एंट्रियां होगी बच्चों? एंट्रियां मैच कर लो बच्चों अपने। डेप्रिसिएशन तो ठीक है। 5.62 आपने चार्ज की है ना? 0.76 क्या पहले कर चुके थे? वो जुलाई में ही कर चुके थे, ऐसी है। रिटेन अर्निंग में कितना जाएगा सरप्लस बच्चों? 0.36। तो एंट्री सारी मैच हो जानी चाहिए आप। ये सवाल समझ आया? 17 नंबर का क्यों था? लेवल देख रहा है कदा? सिर्फ एंट्रियां पूछी हैं, तो लग पता क्या है करी। लो जी। अब बच्चों अगला सवाल है पास शेयर बिल। कौन सवाल है जी? शेयर बिल। ये बच्चों आया था कितने नंबर का, अल्लाह तो भला करे? 18 नंबर का सवाल आया। कौन साल में आया था जनाब? ये आया था 2016 में। उस वक्त आप मिट्टी खा रहे थे। पता नहीं, सोचो बैठ के की कर रहे थे, क्योंकि ये 10 साल पुरानी बात है। ना भी जिसी झूठिया, तो उदो आप पुत्र बीए कर चुके सी उस वेले। तेरी उम्र मेरे तो 6 महीने थले है। तू दुनिया को धोखा दे रहा है।
अच्छा, अब बच्चों द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू शेयरदिल लिमिटेड। बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट वर अक्वायर्ड ऑन यकम जनवरी 2014। अक्वायर्ड इसका मतलब है ये बिल्कुल लेटेस्ट है, इसी साल नहीं, 16 वाला सवाल है ना। हाँ, 14 में बाय की। बिल्डिंग कितने की बाय की थी बच्चों? 400। अपनी आसानी के लिए इक्विपमेंट बाद में देखेंगे, इक्विपमेंट को मैं डिलीट कर रहा हूँ, पिछले तरफ अभी देख रहे नहीं हमने फिलहाल। इक्विपमेंट वाला पॉइंट मैंने डिलीट कर दिया, बाद में देखेंगे, पहले बिल्डिंग को साइड पे लगा दें। हाँ जी, बिल्डिंग एक्वायर की यकम जनवरी 14 को कितने रुपए की? 450 मिलियन। ओके, ये बिल्डिंग है, स्टेट एंड मेथड है, लाइफ कितनी है? 20 साल, और मेथड कौन सा है? रीवैल्यूएशन मॉडल है, ठीक हो गया जी। अब अगला पॉइंट क्या जी? एस एल ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेनिंग ऑन एन एनुअल बेसिस। वो पॉलिसी उसने बता दी है कि डिस्पोजल तक का वेट नहीं करेंगे, एनुअल बेसिस पे ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, अगर वो पॉलिसी ना बताता तो भी यही लगाता इन केस ऑफ साइलेंट क्वेश्चन, याद है? अच्छा, पॉइंट नंबर 3, the revalue amount of building as determined by accurate valuers private limited an independent valuation company on यकम जनवरी 15 and 16 was 456 मिलियन एंड 378 मिलियन रिस्पेक्टिवली। समझ आ गई? कोई डिस्पोजल वगैरह नहीं है। बनाना क्या है बच्चों? बिल्डिंग अकाउंट, सेपरेट लेजर फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, 31 दिसंबर 15 का और 16 का बनाना। अच्छा, 15 और 16 का तो बनाना ही है, लेकिन बच्चों 14 का भी बना लें। 14 का वर्किंग में बना लेंगे एज ए वर्किंग, 15-16 हमारी मेन रिक्वायरमेंट, ताकि हमें बातें जरा सारी समझ आ जाए। बच्चों यकम जनवरी 14 को एंट्रियां पास करनी तो आपको आ गई है ना। अब अपनी एंट्रियां पास नहीं करनी, सीधा लेजर ही बनाना है। पहले तो यकम जनवरी 14 को 450 मिलियन की एंट्री करें, क्या होगी? 450 मिलियन। क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे? अकाउंट बनाना, आप एंट्री पास करें। कौन सा अकाउंट बनाना है आपने? बिल्डिंग अकाउंट बनाना है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, और साथ सरप्लस अकाउंट भी बनाएंगे। चलिए, बिल्डिंग अकाउंट को 450 डेबिट करिए। सारा साल गुजर गया, हम पहुंचे 31 दिसंबर 2014 में। क्या करें? किसको किस पे डिवाइड करेंगे? करें, क्या एंट्री करेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट को बना ही दे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे, उसमें किस साइड पे क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे 22/5 तो लिखें। देखिए, 2014 में कोई रीवैल्यूएशन हुई नहीं हुई, तो बच्चों 2014 का साल खत्म हो गया, अकाउंट क्लोज कर दें। निकालिए, यही वैल्यू अगले साल ब्रॉडर में लिखना है। ब्रॉडर लिख लिया। अच्छा बच्चों, जरा एक मिनट के लिए सोचो, आप बैठे हुए हैं पेपर में, कहाँ बैठे हुए हैं? इस वाला आया था, और कहता 15 का और 16 का अकाउंट बनाओ, 14 का अकाउंट नहीं बनाना। तो क्या 14 का अकाउंट बनाए बगैर 15 का ब्रॉडर बैलेंस आप लिख सकते हैं? सोचो 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 सोचो। अगर तो हाँ जी, 15 में ब्रॉडर क्या लिखेंगे?
और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में तो 22 को आपको सोचना पड़ेगा कि ब्रॉड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आएगी। इतना तो कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो उस सूरत में 14 की कोई जरूरत है नहीं है, हम सीधा 15 से शुरू। तो जो एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ेगा, बात समझ आई? तो क्या करना पड़ेगा? 2014 की क्या सोचनी पड़ेगी? सोचनी पड़ेगी जो 2015 में ब्रॉड में बनते हैं। बस ये काम आपको करना है। तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अच्छा जी, अब 15 में है, तो 15 के शुरू में रीवैल्यूएशन हुई थी, हुई थी, कितनी हुई थी? 456। सबसे पहले पिछली डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? खत्म करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे? बिल्डिंग समझा? अब ये लॉस निकालें। 28.5 का ये है। क्या एंट्री पास करें? बिल्डिंग डेबिट सरप्लस क्रेडिट हो गया? नहीं होगा क्या? अच्छा, कहाँ खड़े हैं? साल के शुरू में क्या थे? अब पहुंचे जरा 12 महीने के अंदर। साल के शुरू में 2 एंट्री करते होते हैं ना? 2 एंट्रियां होगी कि नहीं होगी? साल के अंदर कितनी एंट्री करनी है? दो। कौन कौन सी? एक डेप्रिसिएशन की, दूसरी। अच्छा जी, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करें। किसको किस पे डिवाइड करेंगे? 456 को 19 में करेंगे। क्यों? रिमेनिंग लाइफ उसकी 19 साल है। 19 साल कैसे? 2 साल ही गुजर गए। ये कम जनवरी 14 से लेकर 31 दिसंबर 14 तक 1 साल गुजर गया। फिर ये कम जनवरी 15 से लेकर 31 दिसंबर 15 तक 2 साल गुजर गए। समझ आ रही है कि जिस दिन पे खड़े होकर डेप्रिसिएशन चार्ज करें उस दिन नहीं देखेंगे रिमेनिंग लाइफ, साल के शुरू वाले दिन देखेंगे, या जिस दिन रिवैल्यूएशन का कोई है या कम जनवरी 15 उस दिन से काउंट करेंगे रिमेनिंग लाइफ। समझ आ रही बात? हाँ जी, क्या पास करेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation credit. Clear? Okay. क्लियर हो गया? अच्छा जी, अगला पॉइंट आप बच्चों इस दिन एक और काम भी करते होते हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट आपने सरप्लस अकाउंट बनाया हुआ ना? यस सर। उसमें डेबिट कर देंगे। पहले सरप्लस अकाउंट में वैल्यू लिखी भी है कि नहीं? 28 उसमें से कितना ट्रांसफर कर दिया? 1 किलो से माइनस निकाल ले तीनों का। ठीक है। अच्छा जी, 2016 का ओपनिंग बैलेंस लिखो। क्या क्या होता है?
हाँ जी। अब 2016 के शुरू में मार्केट वैल्यू क्या है और कैरिंग वैल्यू? ये रहा लॉस है। लॉस है। पहली एंट्री क्या करेगा? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग रन कितने से 24 क्या देंगे? अब नेक्स्ट एंट्री लॉस हुआ कितना? क्या डेबिट करेंगे? रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करेंगे कितने से? वो तो 28.5 नहीं ना, 1.5 निकल गया था, पीछे जो पड़ा वही खत्म कर सकते। तो 27 से आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो जाएगा और 27 से आपका प्रॉफिट लॉस डेबिट हो जाएगा और 54 से आपकी बिल्डिंग कर लीजिए एंट्री। हम कहाँ पे खड़े हैं? 1 जनवरी 16 पे खड़े हैं। अब हमने 12 महीने गुजारने हैं, कहाँ पे पहुंचेंगे? 31 दिसंबर 16 में पहुंचेंगे। अब क्या करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करें। किसको किस पे डिवाइड करें? 378 डिवाइडेड बाय 18 21 एंट्री depreciation expense by weight cumulative depreciation 16 तक ही चला था क्या? उसका मतलब हमारा ये बिल्डिंग वाला मसला हल हो गया। बिल्डिंग वाला मसला हल हो गया। इसके जितने भी अकाउंट बनाने थे वो हमने बना लिए हैं। क्या नाम था जी सवाल का? शेरदिल, ये जरा चेक कर लें। यही अकाउंट बनाया बच्चों आपने? बिल्डिंग अकाउंट में याद रखो दो जो है अलग अलग वैल्यूज आनी है। हाँ जी, सरप्लस के अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं? जरा गौर से अपने अकाउंट में देखो ना जरा। सरप्लस वाले अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं? तो कितने निकालेंगे मैक्सिमम? हाँ तो वही निकालें। समझ आ गई? तो बच्चों बिल्डिंग अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? 378, जो कि फेयर वैल्यू है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में कितना बैलेंस आ जाएगा बच्चों? 21 आ जाएगा। और सरप्लस वाले अकाउंट में खाली क्यों? क्योंकि 2016 में जितना ओपनिंग बैलेंस था सारा हमने खत्म कर दिया।
तो क्लोजिंग बैलेंस को क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। क्या बच्चों, ये तीनों साल समझ आ गए? बिल्डिंग क्लियर है? अब किसकी बात करनी है हमने? अब हम बिल्डिंग को गायब करने लगे। अब किस पे फोकस है? इक्विपमेंट पे। हाँ जी। अब बताइए जरा, इक्विपमेंट लिया था हमने कितने का? 50। एक तो ये हम 2014 का अकाउंट भी बना लें, लेकिन 2014 का अकाउंट उसने मांगा नहीं है। हम डायरेक्ट क्या 2015 से शुरू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते। अब थोड़े से बड़े हो गए ना। जब छोटे छोटे थे तो तब तो फिर सारे अकाउंट बनाएंगे ना, चाहे मांगा चाहे नहीं मांगा। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हमने सीखना है कि पेपर में क्या करना, कहाँ कहाँ पे हम टाइम अपना सेव कर सकते। अब हम सीधा सवाल कहाँ से शुरू करेंगे बच्चों? 15 से। 15 में ये 50 बिलियन के साथ कैश लिखेंगे कि ब्रॉड डाउन? क्यों? क्योंकि बाई 14 में किया था ना। हम तो 15 से शुरू कर रहे हैं सवाल, तो ब्रॉड डाउन लिखेंगे कितना? 50। लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी कुछ ना कुछ आएगा। 5 कैसे? इक्विपमेंट रिड्यूसिंग माइनस मेथड, रेट क्या है? 10%। मॉडल कौन सा? कॉस्ट। तो बच्चों 50 का लेंगे 10%, क्या आंसर आएगा? 5। ये ब्रॉड लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। समझ आ गई? कि 14 का अकाउंट अगर ना बनाए तो 15 से डायरेक्ट शुरू करें, तो थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा सकते हैं पेपर में। हजम शुद। अच्छा जी। अब ये सारी बातें हो रही थी किसकी भला? बिल्डिंग की। पॉइंट नंबर 4 रहेगा इक्विपमेंट का, फिर वही पढ़ लेते हैं। इक्विपमेंट कॉस्टिंग 35 मिलियन वॉज परचेज ऑन यकम अगस्त 2015। इसका क्या करना है? आपका करंट ईयर कौन सा है? 15 ही है ना? तो करंट ईयर में बाय हुआ है, कहाँ पे लिखेंगे? इक्विपमेंट में डेबिट रुपए कितने से? अंग्रेजी का लिखेंगे साथ, कैश। हजम शुद। नहीं समझ? क्लियर है? आगे चलते हैं। हाफ ऑफ द इक्विपमेंट परचेज ऑन यकम जनवरी 14 was disposed of as on 30 जून 2016। 15 में कुछ हुआ है? 15 में तो कुछ नहीं हुआ। हम तो 15 में खड़े हैं, 15 की पहले दास्तान तो खत्म कर लें। 15 में इस एडिशन के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। 15 का साल पूरा गुजर गया। गुजर गया। साल के एंड पे हमने क्या करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करनी कर सकते हैं। मेथड कड़ा है? ध्यान नाल, ध्यान नाल, ध्यान नाल करो जरा, शाबाश, अभी पता लग जाता है। देखो, ये इक्विपमेंट के लिए मुझे कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। पढ़ा पढ़ा के मैं तनु बुढ़ा करता फर्क। ठीक है, ये आपसे होना चाहिए। हाँ जी। क्या डेफिनेशन आती है जी?
क्या एंट्री पास करेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से अकाउंट क्लोज हो गए 15 के, 16 का प्रॉब्लम लिखे सामने। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों 2016 में क्या हुआ? इक्विपमेंट कॉन्वर्स से कितनी वैल्यू निकल के डिस्पोजल में जाएगी? कैसे पता लगे? हाफ उसे लिखा होगा ना, हाफ। तो टोटल था कितना? 50। आधी निकलेगी वैल्यू, तो कितनी बनती है? 25। वो 35 का नहीं करना, उसने बताया कि कौन से वाला हाफ, ये कम जल्दी 14 वाला हाफ का, ठीक है। तो 25 निकालेंगे बच्चों, तो वो जाएगा इक्विपमेंट से निकल जाएगा, और कहाँ चला जाएगा? डिस्पोजल में चला जाएगा, ठीक है। वैसे तो डिस्पोजल को मांगा तो नहीं, मेरा ख्याल क्या मांगा है? नहीं मांगा तो क्या, डिस्पोजल को नहीं कराएंगे, सिर्फ ऐसा पैसे निकाल देंगे। कितना? 25 में अंग्रेजी के लिखने के साथ, ठीक हो गया। हाँ जी, अब सबसे मुश्किल काम आ गया, कौन सा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, लेकिन उससे पहले एक और वर्किंग करनी पड़नी है। कौन सी? जो एसेट निकाला है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी तो निकाली है ना, पहले वो वर्किंग करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। पहले जो एसेट डिस्पोजल किया उसकी टोटल डेप्रिसिएशन निकाल। What? 5.7625. 5.76. हो गया? अगला पॉइंट, इसके बाद क्या करना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2016, उसकी वर्किंग करना है। सबसे पहले लाइन कौन सी लिखेंगे? वही ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ऑल एसेट, तो डब्ल्यूसी में रखना है। याद आ गया?
ओपनिंग में से वो पिछले 2 सालों में था। हो गया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना होता है? 6.391. 6 पॉइंट। देखते हैं जी क्या किया आपने। पहले तो इक्विपमेंट देख लें, इक्विपमेंट कौन सही बनाया? और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन देख लें। सही है। हाँ जी, क्या गलती हुई है? ये 5.96 यहाँ तक सही है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल, 25 में से 2.5 निकाला, फिर 2.25 निकाला, फिर 1.0125 निकाला, जो 2016 में आना 6 महीनों का। ऐसी हमें जो डब्ल्यू एक्सपेंस निकालेंगे ना, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकलेगी बच्चों, कितनी निकलेगी? 5.76। ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से निकाल के कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? डिस्पोजल में ट्रांसफर। याद है कुछ कुछ? इसके साथ हम वर्किंग नंबर 1 का हवाला देते होते हैं। याद करें, याद करें, याद करें। फिर हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे फॉर द ईयर। वो कैसे होगा? जी ओपनिंग डब्ल्यूडी ऑफ ऑल एसेट्स 74.04। याद है कुछ? वो कैसे? कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस ओपनिंग डब्ल्यूडी ऑफ डिस्पोजल, जो वर्किंग नंबर 1 में आपने कैलकुलेशन की है, ऊपर कैलकुलेशन की है। ऐसी है, ये वाली आई है ना ओपनिंग 20.25, वो माइनस करेंगे। ओपनिंग डब्ल्यू ऑफ एसेट यूज फॉर 12 मंथ 53.79, उस पर लगेगा पूरे साल का रेट 5.38। और फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन डिस्पोजल 1.01, वो हमने लिया है वर्किंग नंबर 1 से, तो टोटल आ जाएगा बच्चों 6.39। अजय भी लादा गड़बड़ हुई पई है। हाँ, निकल गया जनाजा। हाँ, 17 months.
समझ आई सबको? तो बच्चों इस तरह से क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा इक्विपमेंट का 60 और उधर से निकल आएगा 11.59। आसान था कि मुश्किल था? आवाज नहीं आ रही। आसान था क्या की मौत? यकीन नहीं आ रहा ना? 18 नंबर का सवाल एडा आसान। हौसला हौसला। कब आया था 18 नंबर का सवाल? 2000 है। खून की चल रहा है। आई का बड़ा हो गया। 2016 में आप मिट्टी खाया करते थे उस वक्त, इसलिए नन्हे मुन्ने सवाल थे। अब तो 2025 चल रहा है। हूँ जो सवाल आना है ना वो थोड़े को देखा नहीं जाना। अच्छा नहीं बच्चों, अब जो मेन हमारा टॉपिक है इस पूरे IS 16 में, वो है कि आपने इस सारे एसेट्स को डिस्क्लोज कैसे करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, हमने डिस्क्लोजर पढ़ना। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन आई कैप स्टडी टेक्स्ट, मतलब आई कैप की बुक में जो लिखा हुआ वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिक्वायर द फॉलोइंग डिस्क्लोजर इन नोट्स टू द फाइनेंशियल फॉर द ईयर एंड फॉर द ईच मेजर क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मेजर क्लास मैंने आपको बता दी है ना, कौन कौन सी होती है? बोलो तो सही। आवाज नहीं आ रही। ये लैंड बिल्डिंग बता दिया कि नहीं बता दिया? अच्छा, ये इसकी बात कर रहा है। कहते हैं सबसे पहले आपने क्या बताना है जी? मेजरमेंट बेसिस यूज्ड, कि कौन सा मॉडल फॉलो हुआ, कॉस्ट या रिवैल्यूएशन फॉर डिटरमाइनिंग द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। ठीक है जी, कि जो टोटल वैल्यू आ रही है वो कॉस्ट है कि रिवैल्यूड अमाउंट है, ये बताओ। पहली बात तो ये बतानी है। दूसरी बात क्या बतानी है? डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा यूज हुआ है ये बताओ। तीसरी बात बतानी है यूजफुल लाइफ या डेप्रिसिएशन रेट क्या था। तीन बातें याद रहेंगी। कहता है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड। साल के शुरू में कॉस्ट बताओ, डब्ल्यूडी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ, और साल के एंड में भी कॉस्ट बताओ और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ। फिर उसके बाद वो क्या कहता है? रिकंसिलेशन बना के दो। किसकी? ओपनिंग और क्लोजिंग कॉस्ट की और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। अच्छा, उस रिकंसिलेशन में क्या क्या होगा? नंबर 1, एडिशन अगर हुए पड़े हैं वो शो करवाओ। अगर कोई एसेट बेचा है वो शो करवाओ। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है वो शो करवाओ। और अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस हुआ है, ये तो नहीं आपने पढ़ा मेरा ख्याल। चलो ये भी आपने पढ़ना है। और उसके अलावा रिवैल्यूएशन की वजह से एसेट की वैल्यू में इजाफा हुआ है या कमी हुई है वो बताओ। यहाँ तक की बात सुन लगी बच्चों? पहली तीन बातें क्या क्या बतानी है? पहली तीन बातें, मॉडल कौन सा है और डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है और लाइफ क्या है, और अगर लाइफ पता ना हो तो रेट क्या है। जैसे इस सवाल में उसने लाइफ नहीं दी इक्विपमेंट की, उसने क्या बताया? रेट बताया, तो रेट यूज करें। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं जी रिकंसिलेशन दो। रिकंसिलेशन में कितनी चीजें आनी है बच्चों? 5। कौन कौन सी? एडिशन, डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंपेयरमेंट की वजह से इंक्रीज डिक्रीज, और रीवैल्यूएशन की वजह से इंक्रीज डिक्रीज। ये भी आपने फिलहाल नहीं पढ़ा लेकिन पढ़ लेंगे अगले टॉपिक। अच्छा, ये है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, मतलब कुछ मौकों पे ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अप्लाई होगी, कुछ पे नहीं होगी। मतलब क्या है? अगर आपने पैंट शर्ट पहनी हुई है तो बेल्ट जरूरी है, लेकिन अगर पैंट शर्ट पहनी नहीं तो बेल्ट की नीड, लॉजिक समझ आई? तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनकी वजह से डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होंगी, लेकिन अगर वो चीजें ही ना हो तो फिर ये रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन ये हमेशा होगी। पॉइंट समझ आ रहा है? ऊपर वाली बातों में नीचे वाली बातों में क्या फर्क है? An entity must also disclose the existence and amount of restriction on title in property plant equipment pledged as security for liabilities। देखो, अगर आपने बैंकों से कर्जा लिया है तो फिर बैंक कहेंगे भाईजान ये चीजें सेल नहीं कर सकते आप, गारंटी के तौर पे ये हमारी प्रॉपर्टी बन गई जब तक कर्जा वापस नहीं कर देते। लेकिन अगर किसी कंपनी ने कर्जा ही नहीं लिया कभी तो उसके लिए ये चीज जरूरी नहीं होगी।
पॉइंट समझ आ गया? अगला पॉइंट, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन कोर्स ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। अगर तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो बताओ कितना खर्चा है जो आपने उस बिल्डिंग में लगा दिया है, लेकिन एक बंदा कंस्ट्रक्शन करता ही नहीं है, उसके लिए जरूरत नहीं। पॉइंट समझ आ गया? तीसरा पॉइंट, द अमाउंट ऑफ कंट्रेक्चुअल कमिटमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि भाईजान ये बिल्डिंग तुमने मुझे दे देनी है, वो कहता ठीक है 6 महीने में रहना मैं विद फैमिली, 6 महीने बाद ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, बिल्डिंग तो अड़ी। अब कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया है लेकिन बिल्डिंग अभी हमें मिली नहीं। समझ लगी बात? तो कहता अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है ना तो कॉन्ट्रैक्ट भी बताओ कि अगले साल फलां तारीख को ये बिल्डिंग हमें मिल जाएगी, अभी नहीं है लेकिन मिल जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। समझ आ गई? एक तो ये होता है कि बातों बातों में बिल्डिंग ला रही, और यारो तेरे लिए बिल्डिंग कितने दी, 2 करोड़ दी और 80 सस्ती, चल मैंने दे दी। अभी बात हो गई तो क्या ये डिस्क्लोज करेंगे? नहीं, ये हवाई बात है। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसका मतलब है बाकी सीरियस है, अब नहीं आप भाग सकते। ये कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट लिखी हुई है। नहीं समझ आ रही बात? ठीक है जी। अच्छा, इफ इट इज नॉट डिस्क्लोज सेपरेटली इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी फॉर आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दैट वर इम्पेयर्ड, लॉस्ट और गिवन अप दैट इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट लॉस। जैसे गाड़ियों की इंश्योरेंस करवाई हुई, इस्लामाबाद में ओले पड़े, गाड़ियों को हो गया सत्यानाश। तो जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं करवाई थी वो तो गए, लेकिन जिन्होंने इंश्योरेंस कराई थी वो उसे गड्डी 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ नचे होने कि साड़ा कोई नुकसान नहीं होया। उन्होंने थां ते इंश्योरेंस कंपनियां टेंशन 'ਚ आ गई होनी भाईजान, पूरे इस्लामाबाद की जिन्नियां गड्डी इंश्योरेंस कराइयां सी ना सारियां आ लगियां कल वर्कशॉप। पॉइंट समझ आ गया? तो कहता अगर आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है और उसके ऊपर क्या हो गया, कोई नुकसान हो गया, ओले पड़ गए, तो फिर वो पैसे जो नुकसान आपने रिकॉर्ड किया असल में तो नुकसान है ही नहीं, क्योंकि वो पैसे आपको थर्ड पार्टी से मिल जाने हैं। तो वो बताओ कितने पैसे मिल जाए? ये बात समझ आ रही है बच्चों? लेकिन अगर किसी कंपनी ने इंश्योरेंस कभी करवाई नहीं आज तक तो उसके लिए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ तक की बात सुन लगी? एडिशनल डिस्क्लोजर इनकरेज बाय IS 16। इनकरेज का मतलब बच्चों ये होता है कि कर लोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो कोई जुर्माना नहीं होगा। लेकिन ऊपर वाली बातें अगर ना किए तो जुर्माना है, ये कंपलसरी है। समझ लगी? लेकिन नीचे वाली ये बातें जो पढ़ने लगे हैं ये कंपलसरी नहीं है। पहला पॉइंट क्या है? द कैरिंग अमाउंट ऑफ टेम्पोरली आइडल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। कोई प्लांट पड़ा हुआ वैसे वेला, इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, उसके बारे में बता दो कि यार ये प्लांट 6 महीने से वेला पड़ा हुआ, इसकी वैल्यू ये। ठीक है, तो एडिशनल बातें बता रहे हैं ना, नहीं बात सुन लगी? तो ये इनकरेज है। अगर कोई नहीं बता रहा तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने IFRS सही तरह फॉलो ही नहीं किया। नहीं समझ आ रही बात? पॉइंट, द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ एनी फुली डेप्रिशिएटेड अमाउंट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दैट इज स्टिल इन यूज। कहता कुछ ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं, 5 साल लाइफ थी, 5 साल आपने क्या कर दिया, इस्तेमाल कर लिया, सारी वैल्यू उसकी क्या कर दी, डेप्रिशिएट कर दी। अब उसकी कैरिंग वैल्यू 0 है लेकिन वो फिर भी फायदा दे रहा है। तो कहता फिर क्या करो, वो अलहरा से बताओ कि भाईजान ये फलाएं का एसेट है, ये फुली डेप्रिशिएट हो चुका है लेकिन फिर भी अभी इससे हमें फायदा मिल रहा है तो हम इसको इस्तेमाल करें। नहीं बात लगी? मतलब गाड़ी ली थी 5 साल के लिए, लाइफ डिसाइड की थी, 5 साल गुजर गए, अब बेचने लगे हैं, सेल ही नहीं हो रही, पड़ी हुई है। लेकिन चला चलू के छोटे मोटे ड्राइवरों को हम काम निकलवा लेते हैं। यार ऊबर वाले ने जो पैसे देने ने ड्राइवर को यार ने छाड़िया तो वही गाड़ी इस्तेमाल हो रही है, बेचने पे लगाई हुई है लेकिन सेल नहीं हो रही। ठीक है, बहुत सारी गाड़ियां आप देखते हैं सड़क पे जा रही होती हैं, लिखा होता है फॉर सेल, नीचे नंबर दिया होता है, क्या मतलब है, सेल के लिए लगाई हुई, सेल नहीं हो रही। तो जब तक नहीं हो रही तो क्या घर में ताला लगा के रख दें, चलाओ, जब सेल होगी सेल कर देंगे। पॉइंट नंबर 3, द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल। ये भी वही पॉइंट है कि अब उसको एक्टिवली आप इस्तेमाल कर नहीं रहे, घर में खड़ी हुई है लेकिन उसका रेट नहीं लग रहा, वैसे ही पड़ी हुई, तो वो बता दो। एंड व्हेन द कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड
द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मैन इट इज मटेरियल डिफरेंस फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट। कहता अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो फेयर वैल्यू फिर भी मार्केट से पता कर लो। तो लगी अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो फेयर वैल्यू पे अपडेट तो करना नहीं है, करना तो नहीं है, एंट्री कोई नहीं पास करनी। जस्ट क्या करो, मार्केट वैल्यू पता करके बता दो, एंट्री कोई नहीं पास करनी। यहाँ तक की बातें समझ लगी बच्चों? ये बातें इसलिए याद रखना जरूरी है कि आई कैप एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि कौन से डिस्क्लोजर है जो कंपलसरी है, कौन से डिस्क्लोजर है जो अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस आएंगे अदरवाइज नहीं आएंगे, और कौन से ऐसे हैं जो आईएफआरएस कहता है इनकरेज करता है आपको करो, बता दो, अच्छी बात है। नहीं बताओगे तो आईआर वो आपको जुर्माना नहीं डालता। ठीक है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये डिस्क्लोजर बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में एमसीक्यूज के तौर पे आ सकते हैं। अजम शुद्ध यहाँ तक की बात समझ गई बच्चों? अब आएंगे दोबारा वापस शेयर दिल पे। कौन से दिल पे? शेयर दिल पे। ये ले सवाल, ये था ना सवाल, ये क्या ना हमने। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। क्या उसने कहा लेजर बनाओ? सवाल कौन सा है? सारा डाटा सेम है, चेक कर लो जरा। क्या कोई एक स्पेलिंग तो नहीं चेंज हो गया कहीं पे? कुछ भी चेंज नहीं है। सवाल में उसने लेजर नहीं मांगे, क्या मांगा है? नोट मांगा है, डिस्क्लोजर नोट, जो भी हम पढ़ के आए। अब हमने देखना है कि इस सवाल के ऊपर जो ऊपर पढ़ के आए हैं वो अप्लाई कैसे करना है। उसने सबसे पहले तीन बातें पूछी थी, कौन कौन सी? मेजरमेंट बेसिस, और डेप्रिसिएशन मेथड, और लाइफ या रेट। फिर उसने कहा था रिकंसिलेशन बनानी है। याद आया कुछ कुछ? तो बच्चों अब हम वो सारा कुछ जो पढ़ा है वो अप्लाई करने लगे। किस साल का नोट मांगा उसने बच्चों? 16 का। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में उसने कुछ लिखा भी हुआ है, कंपैरेटिव फिगर। कंपैरेटिव फिगर का मतलब होता है जो साल एक्टिव आपका है उससे पिछला साल। नोट किस साल का है? 16 का। तो पिछला साल कौन सा बनता है? तो बच्चों नोट बनाने के लिए ना अपने लेजर अपने सामने रखो, जल्दी करो। नोट बनाने के लिए क्या करो, लेजर अपने सामने रखो। लो जी, 2015 का बिल्डिंग का लेजर निकालेगा, है आपके पास? उस लेजर में बच्चों ओपनिंग बैलेंस देखो कितना लिखा हुआ है। ओपनिंग बैलेंस कितना लिखा हुआ है? 450। नजर आ रहा है सबको? वो यहाँ पे लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस। उस लेजर के क्रेडिट साइड पे 22.5 की डेप्रिसिएशन आ रही होगी, आ रही है? तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। माइनस क्यों कर देंगे? ठीक है जी। अच्छा, अब उस बिल्डिंग में 28.5 का कोई सरप्लस भी आ रहा है, किस साइड पे आ रहा है? डेबिट साइड पे। तो बच्चों ये वाली फिगर कहाँ लिखी हुई है? 450 की। और ये वाली फिगर कहाँ लिखी हुई है? और ये वाली फिगर कहाँ लिखी हुई है? तो डेबिट डेबिट आपस में, और क्रेडिट। अब क्लोजिंग फिगर देखो जरा आपने उस 2015 के लेजर की, कितनी लिखी हुई है? 456। इसका मतलब ये हुआ बच्चों जिसने लेजर बना लिया है उसके लिए ये चीजें लिखना मसला ही कोई नहीं। लेजर में डेबिट क्रेडिट हुआ पड़ा है, यहाँ पे प्लस माइनस कर। कोई रीवैल्यूएशन लॉस हुआ ड्यूरिंग द ईयर? नहीं। कोई एडिशन हुआ? नहीं। कोई डिस्पोजल हुआ? नहीं। क्लोजिंग बैलेंस निकालना। यही सब कुछ उसने मांगा था ना रिकंसिलेशन में, याद करो। तो जो लेजर आपने बनाया हुआ है ना वो अपने वर्किंग में कर, क्योंकि जिसका लेजर सही बना है उसके लिए नोट बनाना 5 मिनट का काम है।
ये सारा कुछ बच्चों कितनी देर में लिखा जाएगा? मैक्सिमम 1 मिनट में। क्यों? क्योंकि लेजर बना चुके हैं, लेजर बना चुके हैं। ओपनिंग, एडिशन, रीवैल्यूएशन, क्लोजिंग, कितना टाइम लग जाएगा मैक्सिमम? समझ आ गई बात? अब बच्चों 2015 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखो जरा बिल्डिंग का। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 22.5। क्या जितना था सारा ऑपोजिट साइड पे भी लिखा हुआ है? एलिमिनेट कर दिया था। ये बच्चों नेचर क्या है? क्रेडिट। और ये क्या है? डेबिट। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे ना। डिस्पोजल, ड्यूरिंग द ईयर को डिस्पोजल हुआ है? नहीं हुआ। फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कितनी लिखी हुई है? तो वही आपका क्लोजिंग बैलेंस है, मैच करो। हजम शुद्ध। तो जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट ठीक है, उसका नोट 2 मिनट में बन जाएगा। मेरे नोट वहां मेरा मूड बने। आई कैप कौन से नोट की बात कर रहा है? डिस्क्लोज योर नोट। ठीक है जी। आई कैप कहता भाई नोट भाओ, पास कर लो। आप इनविजिलेटर को नोट दिखाने की ट्राई कर रहे होते हैं, जबकि आई कैप किसी और नोट की बात कर रहा हो। तो लगी बच्चों? अब ये आपकी टोटल वैल्यू है, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो बच्चों कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। यही उसने कहा था ना कि टोटल वैल्यू भी दिखाओ और कैरिंग वैल्यू भी दिखाओ। हम कैरिंग वैल्यू भी दिखा रहे हैं। हजमन शुद्धमन। यहाँ तक की स्टोरी समझ आ गई बच्चों? अभी बिल्डिंग पे रहते हैं, इक्विपमेंट की बात बाद में करते हैं। बिल्डिंग में बच्चों अब अगली बारी आनी है 2016 की। बिल्डिंग का 2016 का अकाउंट देखो जरा। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 456। कितनी डेप्रिसिएशन एलिमिनेट की? प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे। और जो लॉस आया है उसके दो टोटे करेंगे। बिल्डिंग में देख लो ऐसे लिखा हुआ, 27 का सरप्लस रिवर्स होगा और 27 का लॉस रिकॉर्ड होगा। वो 27 रहा था, वो 27 रहा था, लेकिन होंगे दोनों यहाँ पे माइनस। कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस आ रहेगा। और क्लोजिंग बैलेंस आपके एसेट की क्लोजिंग कैरी डाउन से मैच हो रहा है, चेक कर लो। फर्क यह है कि वहां पे डेबिट क्रेडिट किया है, यहाँ पे प्लस माइनस। तो रहेगी बात। 2 मिनट का काम है, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर क्या हो, लेजर आपने सही बनाया हो। अगर तो लेजर जी बेड़ा गर्क हो गया ना, फिर तो भूल जाओ। 370 तक कहानी पहुंच गई। अब 2016 का क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट निकालें। ओपनिंग बैलेंस, एलिमिनेशन, वही 24 एलिमिनेट कर दिया ना, डिलीट कर दिया। ओके, डिस्पोजल कोई भी नहीं। फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन 21, क्लोजिंग बैलेंस 21। इधर देख लो, यही 4 बातें हमने लिखी हुई हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब बच्चों टोटल वैल्यू में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। चेक कर लो। 378 में से 21 माइनस करें, कैरिंग अमाउंट एट ईयर एंड 357 आ जाएगी। क्लियर है? ओके। अब शुरू वाली 3 बातें क्या क्या थी भला? मॉडल कौन सा है? रीवैल्यूएशन। मेथड कौन सा है? और यूजफुल लाइफ कितनी है? ये सारी बातें बच्चों उसने आपको इस टेबल में दिखाई हुई। ये टेबल बनाया ना इसलिए बनाया, क्योंकि ये इस्तेमाल होना था कहाँ पे? नोड में इस्तेमाल। क्या बच्चों आपको यूजफुल लाइफ नजर आ रही है? डेप्रिसिएशन मेथड नजर आ रहा है? और रीवैल्यूएशन मॉडल नजर आ रहा है? ये 3 बातें उसने पूछी, तीनों यहाँ पे लिखी। ठीक है जी।
एंड पे ये 3 बातें लिख दो। ऊपर रिकंसिलिएशन बन गई, नीचे 3 बातें आ गई। ये वो डिस्क्लोजर है जो कंपलसरी है। कुछ बातें उसने कही थी अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, उस तरह की बात हमारे पूरे सवाल में नजर नहीं आई। क्या बताया उसने कंपनी से लोन लिया है कि नहीं लिया? कोई नहीं बताया। ठीक हो गया ना, ऐसी कोई बात है नहीं, वो नहीं बताया। हजम शुद्ध। अब आ जाए बच्चों किसकी तरफ, इक्विपमेंट की तरफ आ जाए। इक्विपमेंट का 2015 का अकाउंट निकालें जरा। निकाल लिया। ओपनिंग बैलेंस 50, एडिशन, और कुछ भी नहीं है सवाल में, मतलब इस अकाउंट में ऐसी है, एक ओपनिंग बैलेंस है एक एडिशन है बस। तो बोलो तो सही। तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बच्चों 85। अब आ जाए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की तरफ। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, क्लोजिंग बैलेंस। आसान है मुश्किल है? 85 में से 10.96 माइनस कर देंगे तो बच्चों कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। आसान है कि नहीं? अच्छा जी, अब 2016 की बात करते हैं बच्चों। लेजर आप अपने सामने रखने हैं। 2016 में ओपनिंग बैलेंस कितना था? 85। कोई क्यों की एलिमिनेशन नहीं है, कोई सरप्लस नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई एडिशन नहीं है। हाँ डिस्पोजल है। कितना है? 25 का। तो 85 में से 25 माइनस कर देंगे बच्चों, क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी 60। अपने लेजर में देखो क्लोजिंग वैल्यू 60 ही है। ठीक हो गया। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बैलेंस 10.96, एलिमिनेशन कोई नहीं। हाँ डिस्पोजल है, कितना है? 5.76। जरा लेजर में देखो 5.76 ही लिखा हुआ है। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 6.39। तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 11.59। और कैरिंग अमाउंट आ जाएगी बच्चों 60 में से 11.59 माइनस कर दें, 48.41। नीचे 3 बातें बतानी है। मॉडल कौन सा है? कॉस्ट। मेथड कौन सा है? इनिशियल बैलेंस मेथड। और रेट दिया हुआ है कितना? आसान है मुश्किल है? और बोल दी नहीं। कैसे हो सकता है आसान? तो इतनी आसानी से कैसे हो सकता है इसका? कुछ ना कुछ तो लोचा है जो सर अभी बता नहीं रहे। सर बताएंगे पेपर से 15 मिनट पहले कि थोड़े को कोई नहीं होना, वापस आ जाओ। अच्छा जी बच्चों, अब यहाँ पे कुछ और भी डिस्क्लोजर है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज रीवैल्यूड। हमने रिकंसिलिएशन बना ली, वो 3 बातें बता दी। लेकिन वो कहता है अगर आपने रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया ना तो कुछ बातें और भी हैं। कौन सी? द इफेक्टिव डेट ऑफ रीवैल्यूएशन इफ देयर आर मोर देन वन रीवैल्यूएशन डेट देन द लेटेस्ट डेट। अब ये शेरदी वाला सवाल याद करो। 2 रीवैल्यूएशन थी। कितनी रीवैल्यूएशन थी? एक 2015 में थी और एक 2016 में थी। वो कहता अगर सवाल में 2 डेट्स होंगी ना तो कौन से वाली यूज करनी है? हाँ जी, लेटेस्ट डेट। तो बच्चों उसके हिसाब से यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे। रीवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन यकम जनवरी 2016। हालांकि यकम जनवरी 15 को भी हुई थी,
लेकिन हमने कौन सी डेट लिखनी है? लेटेस्ट डेट। यहां तक की बात समझ लगी? अगला पॉइंट, whether an independent valuer was involved and its name if available। तो क्या इस सवाल में किसी बंदे का नाम बताया हुआ था कि नहीं बताया हुआ था? बताया हुआ था। और ये भी बताया हुआ था कि इंडिपेंडेंट था कि नहीं था? बताया हुआ। तो बच्चों यहाँ पे आगे लिखेंगे, बाय एक्यूरेट वैल्यूअर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स। नाम भी आ गया और ये भी बता दिया कि ये इंडिपेंडेंट है। मतलब कंपनी के जो बच्चों डायरेक्टर होते हैं ना, वो हमेशा चवल मारते हैं। वो क्या करेंगे? कहेंगे सब अच्छा है। कभी वो कहेंगे कि नहीं साढ़े को कोई गलती हो गई है? कभी नहीं। अगर डायरेक्टर के हाथ में छोड़ दिया जाए ना, तो वो बिल्डिंग की ऐसी वैल्यू बताएंगे जो प्लेनेट अर्थ पे किसी की नहीं होगी। मेरी बात समझ आ गई? ये अभी आपको याद होगा, कुछ अरसा पहले पाकिस्तान में शार्क टैंक के नाम से प्रोग्राम चला। उसमें इतनी बड़ी कंपनी की वैल्यूएशन कर दी जो पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। उतो पता लगा कि चवला मार देना। नहीं समझ आ रही? उन्होंने कहा इंडिया तो इंडिया दे इंडिया जो बताया तो मसला ही कोई नहीं। साड़ी वैल्यूएशन में ना सी की करने लगे। ठीक है, मतलब एलॉन मस्क, बिल गेट्स, हु आर दे? गरीब्स। बात से लगी कि नहीं लगी? तो पाकिस्तानी तो कहेंगे वाह 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 वाह, लेकिन अक्लमंद लोगों को पता लगा था कि भाई जाना की चूना ला रहे हैं। ठीक है जी। तो बच्चों अगर तो डायरेक्टर के ऊपर आपने छोड़ दिया ना, तो फिर तो हमेशा क्या कहेंगे, सबसे बेहतरीन कंपनी साड़ी चल रही है जी। तो फिर उनकी बात पे कोई भरोसा नहीं करेगा। तो ये बताना यहाँ पे जरूरी है, ये जो वैल्यूएशन की है ये किसने की है? डायरेक्टरों ने खुद तो नहीं कर दी, क्योंकि उनकी बात पे किसी ने यकीन नहीं करना। हम कहेंगे भाई तीसरी पार्टी आई थी, उसने वैल्यूएशन की है, अगर गड़बड़ निकली तो उनके ऊपर केस होगा। तो उनको भी पता है इस बात का कि अगर हमने गलत वैल्यू बताई ना, साढ़े से केस है, तो लिहाजा वो दो नंबरी नहीं कर सकते। ठीक है, लानत पे जाएंगे, साढ़े नौ तो लैन देनी कोई। और समझ लगी बात है? ये पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा क्लियर। अब तीसरा पॉइंट, फॉर ईच रीवैल्यूड क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्लास मैंने आपको पढ़ा दी कौन सी, लैंड अलग क्लास है, बिल्डिंग अलग है। कहता है हर एक क्लास की अलग अलग है। द कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड हैड द एसेट बीन कैरिड अंडर द कॉस्ट मॉडल। इसका उर्दू में तर्जुमा करें, क्या कह रहा है? कॉस्ट मॉडल पर रिकॉग्नाइज किया गया। हाँ जी, क्या मतलब है जी इस लाइन का? असल मसला उर्दू है। किसके ऊपर? ये जो डिस्क्लोजर पढ़ रहे हैं, किस तरह के एसेट के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं? वो एसेट जिन पर रीवैल्यूएशन हो चुकी है ऑलरेडी, उसके ऊपर बात हो रही। कॉस्ट मॉडल वाली की बात ही नहीं हो रही। ये ऊपर लिखा हुआ है, कॉस्ट मॉडल जिन पे अप्लाई हो रहा है उनकी बात नहीं हो रही, इक्विपमेंट की बात नहीं कर रहे हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर रीवैल्यूएशन कहता है अगर ऐसा एसेट जो आप रीवैल्यू कर चुके हैं, उसकी फेयर वैल्यू तो आपको नजर आ रही है सीधी सीधी, फेयर वैल्यू तो आपको मिल जाएगी ना नोट से सीधी सीधी। तो कहता अगर ये एसेट कभी भी रिवैल्यूएशन मॉडल पे ना होता, कॉस्ट मॉडल पे होता, तो आज की तारीख में उसकी कैरिंग वैल्यू क्या होती? पॉइंट समझ आ गया? अब बचो जरा, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पहले 2015 की बात करते हैं। 2015 में हमारे पास बिल्डिंग थी 450 की, ऐसी है। साल के एंड पे होगी 456 की, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 24 की, तो कैरिंग वैल्यू कितनी जाएगी? 432। ये 432 फेयर वैल्यू के हिसाब से है या कॉस्ट के हिसाब से? 432 है तो कैरिंग वैल्यू किस मॉडल के हिसाब से? रीवैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से कि कॉस्ट मॉडल के हिसाब से? रीवैल्यूएशन मॉडल। अगर ये कॉस्ट मॉडल पे होती, कभी रीवैल्यूएशन हुई ना होती, तो क्या उस वक्त भी इसकी कैरिंग वैल्यू 432 होती?
क्या बच्चों 2015 में सरप्लस आया था कि लॉस आया था? अब सरप्लस आने से याद रखना, सरप्लस आने से बिल्डिंग अपनी असल औकात से ऊपर चली जाती है कि नीचे चली जाती है? तो अगर वो ऊपर चली गई है तो कितना ऊपर चली गई होगी? जितना सरप्लस है। तो अगर उस औकात में से सरप्लस निकाल दें तो कॉस्ट मॉडल वाली औकात पे आ जाएगी। और गुब्बारे में से फूक निकाल दो तो गुब्बारा अपनी असल हालत जा जाएगा। तो ये बेसिकली गुब्बारा है। इसमें से क्या निकालना है? वो फूक जो इसमें भरी थी, किसकी वजह से? रीवैल्यूएशन की। तो 432 में से क्या माइनस करना है? जो सरप्लस है। लेकिन ध्यान से, क्या सरप्लस 28.5 है? नहीं, नहीं सर। सरप्लस 28.5 नहीं है, क्योंकि ये जो आप बता रहे हो ना 432, ये साल के एंड पे है ना। तो सरप्लस भी फिर साल के एंड पे देखें। आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट बनाया हुआ है? निकालो जरा। नहीं समझ रही? तो बच्चों किस में से क्या माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 432 में से 27 माइनस करेंगे तो कॉस्ट मॉडल के मुताबिक WDV आ जाएगी। एक तरीका तो ये है। एक तरीका और भी है। क्या बच्चों सवाल में उसने आपको कॉस्ट बताई हुई है बिल्डिंग की? कितने की ली थी बिल्डिंग? 450 की। पहले साल जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज की है वो कॉस्ट मॉडल के हिसाब से की है। कितनी की है? 22.5। अगर कॉस्ट मॉडल होता तो अगले साल भी 22.5 ही आनी थी। तो 22.5 और 22.5 इन दोनों को इकट्ठा करके 450 में से माइनस करके देखें क्या आंसर आता है। वो भी 405 ही आएगा। तो मेरी बात। अब इसमें से आसान तरीका कौन सा? कॉस्ट में से 22.5 माइनस करना या 432 में से 27 माइनस करना? हाँ जी, तो बोलो तो सही, कौन सा आसान लग रहा है आपको? इन दोनों में से एक फौत हो जाएगा किसी जमाने में जाकर। ध्यान ना, इस वक्त तो दोनों समझाए जा रहे हैं आपको। एक वक्त आएगा इन दोनों में से एक मेथड जवाब दे जाएगा, दूसरा रहेगा। तो नेट नहीं होगी, जरा याद करो, सरप्लस में से निकल के रिटेन में चली गई। तो इसीलिए तो 27 ले रहे हैं, 28 नहीं ना ले रहे। तो समझ आ गई बात है? ये तरीका सबको समझ आ गया बच्चों? अब अगला पॉइंट 2016 की बात करते हैं। 2016 में बच्चों बिल्डिंग की क्लोजिंग वैल्यू थी 378, ऐसी है। और क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 21। तो क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है? 357 आ रही है। अब ये जो कैरिंग वैल्यू है कॉस्ट मॉडल के मुताबिक है या रीवैल्यूएशन मॉडल के मुताबिक है? ये रीवैल्यूएशन मॉडल के मुताबिक ऐसी है। 2016 में क्या हुआ था? प्रॉफिट आया था कि लॉस आया था? लॉस आया। अब अगर कॉस्ट मॉडल पे होती तो वैल्यू ज्यादा होती कि कम होती? बोलो 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 बोलो। ज्यादा होती। क्यों? क्योंकि लॉस ना होता। ये लॉस होने की वजह से ये बिल्डिंग अपनी असल औकात से क्या हो गई है? नीचे चली गई। तो लॉस को क्या कर दो? माइनस कर दो। शाबाश। बंदा करे कसम, सारा तो खोता ही खुश हो गया। कैसे कैसे बंदे आई के अपने पास करते रहे यार। और सारा दिल करता भी ऐसे जांच करिए। वही तो मैं कह रहा हूँ। मतलब तेनों यकीन नहीं आ रहा होगा यार, मतलब क्या मैं तो घरों दही लैन जावा तो मैंने रेट भुल जाता है। किन्ने पैसे अम्मी ने दिते सी, किन्ने दही आना तो वापस किन्ने करने। PRC पास पहली टाइम कसम। इसलिए नसीब की दुआएं मांगा करें। अकल का कोई लेन देन नहीं है डिग्री के नाम। ठीक हो गया? उसमें वो तो छलियां ला के बैठे, शाम में नुकसान हो रहे। PRC पास है। वो बेचारे PRC वाले जो नए बच्चे ने वो तेरे मशवरे सुनने तो मजबूर ने। कह रहा जो भी कह रहा है सही कह रहा है, पेपर पास।
ठीक है जी। तो ये 357 वैल्यू है, लेकिन ये अपनी असल औकात से नीचे है। क्यों? क्योंकि 2016 में नुकसान हुआ। तो इस 357 में बच्चों नुकसान जमा करें, लेकिन कितना? 54? कौन सा? 27 वाला जो असल में नुकसान है। असल में नुकसान वही है जो प्रॉफिट लॉस में। तो 54 नहीं ऐड करेंगे, 27 ऐड। नहीं समझ आएगा? ठीक हो गया। लेकिन एक और पंगा भी है, 27 का नुकसान तो आपने रिवर्स कर दिया, लेकिन उस नुकसान की वजह से डेप्रिसिएशन का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। क्योंकि अगर कॉस्ट मॉडल होता तो डेप्रिसिएशन तो कम नहीं ना होनी थी, लेकिन लॉस की वजह से डेप्रिसिएशन कम होगी। उसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? क्या करेंगे? प्लस करेंगे। डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई है तो उसको बढ़ाना है। तो जब बढ़ाएंगे तो कैरी वैल्यू कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन को की वजह से एसेट की वैल्यू को कम करें। तो यहाँ पे दो पंगे हैं। पहला पंगा कि जो आपको कैरी वैल्यू नजर आ रही है उसमें लॉस को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और जो डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई है उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये जरा बच्चों देख लें, 357 कहाँ से आया? बात समझ आ गई? वो 357 कहाँ से आया? वो नोट में दिया हुआ है। लॉस कितना है? 27। उसको क्या कर देंगे? जमा। लेकिन लॉस की वजह से डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई है? अगर कॉस्ट मॉडल होता तो कितनी चार्ज होनी थी? 22.5। लॉस की वजह से कितनी चार्ज हुई है? 21। तो कितनी कम चार्ज हुई है? तो वो माइनस कर। या आपके पास एक जुगाड़ दूसरा भी है। क्या? एसेट लिए कितने के थे? 450 के। 3 साल गुजर गए, तो तीनों सालों में डेप्रिसिएशन कितनी आनी है? 22.5, 22.5 और 22.5। वो माइनस कर दें, उससे आंसर निकाल के देख लें। 382.5 आए। कौन सा मेथड आसान है, कौन सा मुश्किल है? कौन कहोगे वो तेरा आसान है? 22.5 मल्टीपल करते हैं 450 जो माइनस का एक मसला है। और यही फ्यूचर में फॉलो हो जाना है। आपको अल्टीमेटली इसी पे आना पड़ना है। औखा है या जो भी है, इसी को दिमाग में बिठाओ। ये ऊपर वाला मेथड आज तो आसान लग रहा है, लेकिन फ्यूचर में ये आई के अपने टेस्ट नहीं करना। तो बच्चों फिर सारा जुगाड़ क्या है? अगर लॉस हो जाए तो क्या करना? जो कैरिंग वैल्यू है उसमें लॉस जितना हुआ है, कौन सा वाला लॉस? जो प्रॉफिट लॉस में गया है, सरप्लस वाला नहीं। वो क्या कर देना है? और डेप्रिसिएशन जो कम चार्ज हुई है वो वैल्यू निकाल के माइनस कर। क्या आज बच्चों इन दोनों तरीकों से आंसर सेम आ रहा है? तो बोलो तो सही, इन दोनों तरीकों से आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो चाहे ये बात समझ आ रही है चाहे नहीं समझ आ रही, इस बात पे हमारा यकीन है कि जो भी कह रहा है सही कह रहा है, क्योंकि आंसर सेम आ रहा है ना। लॉजिक बाढ़ में गई, क्या आंसर मैच कर रहा है? तो जो भी लॉजिक होगी इसके पीछे वो सही है। नहीं समझ लगी बात? ठीक है। तो बच्चों आज तो आपके पास मौका है दोनों तरीकों से आंसर निकालने का, लेकिन ये मौका हो सकता है फ्यूचर में ना मिले दोबारा। आज इस चीज को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लें। अगर सरप्लस होगा तो क्या करेंगे बच्चों? कैरिंग वैल्यू से माइनस करो, वो उसकी दास्तान सीधी है। ठीक है। स्यापा पढ़ना जब लॉस होगा। लॉस होगा तो क्या करना? कैरिंग वैल्यू में से लॉस ऐड करना है, लेकिन डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट आ जाएगा कि एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन जो चार्ज करनी है वो माइनस करनी। ठीक है। हजमत शुजमन किधर जा रहे हो? हौसला। आखिरी पॉइंट रह गया। क्या लिखा हुआ? द रीवैल्यूएशन सरप्लस इंडिकेटिंग द चेंज फॉर द पीरियड एंड एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस टू दी शेयर होल्डर। इसका उर्दू में तर्जुमा करें क्या? नजर ही नहीं आ रहा, कितों नजर आना है? रोटी का टाइम हो गया, दिमाग से रोटी चल रही है। हाँ, शोरबा।
आलू है। कुछ दिन पहले रोजे रखे थे, रोजे का थोड़ा जिहा एहतराम कर लो, तुहानू चाहिए मगर तो पहले तुहानू भुख नहीं लगनी चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਈਦ ਵਾਲਾ दिन आन ਦਿਓ, फिर कैसे मैदे ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ना, जो सड़िया सड़िया दुनिया जहानी चीज़ों को खावे। हाँ जी, क्या कह रहा है? को कहता सरप्लस बताओ, उस सरप्लस में जो प्लस माइनस हुआ है वो बताओ, और वो सरप्लस अगर आप शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है तो बताओ। तो बच्चों 2015 की बात करेंगे पहले। 2015 में जरा ओपनिंग बैलेंस देखे, रीवैल्यूएशन सरप्लस का, सरप्लस का अकाउंट बनाया ना आपने, बताओ जरा 2015 में सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस। 15 का ओपनिंग बैलेंस नहीं था, हाँ ओपनिंग बैलेंस था ही नहीं, क्योंकि उस साल के शुरू में तो सरप्लस पहली दफा आया था, पीछे से कोई नहीं आया था। कितना सरप्लस रिकॉर्ड किया था बच्चों? 28.5। यह सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर। कितना ट्रांसफर कर दिया रिटेन अर्निंग में? माइनस कर देंगे, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कितना। यही आपने अकाउंट में लिखा हुआ है जो यहाँ पे लिख रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे, अकाउंट में यही लिखा हुआ ना, वही जो डेबिट कार्ड वहां पे लिखा हुआ, यहाँ पे प्लस माइनस की फॉर्म में लिख रहे हैं। अब ये क्लोजिंग बैलेंस 2016 में क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। और 2016 में जितना सरप्लस था सारा ही खत्म कर दिया हमने। क्यों? क्योंकि लॉस आया। तो 2016 में रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करने की नौबत आई नहीं आई, सारा खत्म हो गया। तो ये बात बतानी है बच्चों, आसान है मुश्किल है? सरप्लस का अकाउंट बनाया हुआ, बस वही प्लस माइनस यहाँ पे लिख देना। हजबन शुद्धमन आखिरी डिस्क्लोजर आ गया कि अगर कोई प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर बेची है तो उसके बारे में जरा डिटेल बताओ। क्या बताओ? कितने की बेची, कितने की कॉस्ट थी, कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी थी, कितनी डब्ल्यूडीवी थी, कैसे बेची, किसको बेची, ये 3-4 चीजें बतानी। हमने बिल्डिंग तो नहीं बेची लेकिन इक्विपमेंट बेचा, याद है? 16 में बेचा कि 15 में बेचा? 16 में बेचा। कितने का बेचा ये सवाल में नहीं बताया उसने, ये नहीं ना बताया। हाँ कितनी कॉस्ट थी? 25। कितनी डेप्रिसिएशन थी? 5.76। कितनी डब्ल्यूडीवी बनती है? 19.24। अच्छा, मोड ऑफ डिस्पोजल, कैसे बेचा? इश्तिहार दिया था अखबार में या किसी को फोन किया था? मोड ऑफ डिस्पोजल बताना है कि टेंडर दिया था, नीलामी हुई थी, कैसे हुआ था। अगला, जिसको बेचा वो कौन है? क्योंकि 90% केसेस में डायरेक्टर खुद ही होते हैं, अपने आप को बेच के ले जाते हैं घरों। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि बच्चों सीधी सी बात है, अब कॉमन सेंस यूज करें। एक गाड़ी ली आपने 2015 में 20 लाख रुपए, कितने की ली? उस वक्त 2015 में 20 लाख रुपए की सिविक से भी बड़ी गाड़ी आ जाती, समझ आ रही है? ये 2014-15 में ये जो टोयोटा की गाड़ियां होती थी 12-13 लाख की होती थी, होंडा सिटी 16 लाख रुपए की होती थी। यकीन नहीं आ रहा है लेकिन ऐसा था। हूँ होंडा सिटी 50-60 पे चली गई, ऐसी है? दस, साइकिल दस दे, ठीक हो गया। तो बहरहाल उस जमाने में तो 12-13 लाख रुपए की हमें टोयोटा मिल जाती थी, GLI XLI, और 14 लाख रुपए की मैक्सिमम होंडा सिटी होती थी। थोड़ा सा फर्क डाल डोल के तो होंडा सिविक आ जाती थी, दो 20 लाख रुपए की आ जाती। अब फर्ज करो किसी बंदे ने 2015 में 20 लाख रुपए की होंडा सिविक ली, अब 2025 आ गया, 10 साल गुजर गए, 10 साल उसकी लाइफ थी, सारी डेप्रिशिएट हो गई। तो किताबों में वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। लेकिन ईमानदारी से बताओ 2015 मॉडल 2025 में अगर आज सिविक को बंदा अपनी सेल करे तो जीरो की सेल होगी। बात में लगी कि नहीं लगी? वो 100 रुपया भी दे दे तो कंपनी की किताबों में गेन है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो फिर इसीलिए उसने कहा कि भाईजान बताओ परचेज किन्ने की थी है। अगर तो डायरेक्टर साहब ने ना, फिर तो पक्का चूना लग गया ਤੁਹਾਨੂੰ कि डायरेक्टर साहब ने कहा यार देखो ਇਹ ਗੱਡੀ किताबा 'ਚ जीरो हुई पई है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 100 रुपया दे रहा, इंजॉय करो।
और मार्केट में वो गाड़ी 25 लाख रुपए की, क्योंकि नई सिविक आ रही है करोड़ रुपए की, रेवेन्यू 25 लाख की तो नहीं होगी पर 40 तक की मिलेगी वही। समझ आ रही बात? तो 15-20 की ली थी, आज 40 की सेल हो रही है, हालांकि फुली डेप्रिशिएटेड है। इसलिए कहा गया कि भाईजान ओपन नीलामी करो। नीलामी करने से क्या होगा, कंपनी को फायदा होगा कि लोग बढ़ चढ़ के क्या करेंगे, बोली लगाएंगे। तो जितना फायदा होगा उतना गेन रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट लॉस। समझ लगी? तो स्टैंडर्ड हर तरीके से रोकने की कोशिश करता है 2 नंबरी को, कि कोई भी कंपनी के अंदर 2 नंबरी करने की कोशिश करे, पकड़ा जाएगा जब डिस्क्लोजर बनाएंगे। नहीं समझ आ रही बात? ठीक है जी, और क्लियर है सबको? ये बच्चों डिस्क्लोजर है, इसकी घर जाके प्रैक्टिस करनी, कर लोगे यार? ये वाली फाइल है ना, बच्चों को सेंड कर दो। लॉस मतलब, अगर आपने 30 रुपए लगाए थे, कुछ निकला, मार्केट में बेचा, 10 रुपए का सेल हो गया, तो नुकसान कितना हुआ? 20। वो 20 ऐड करें। ठीक है? हाँ जी।